हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही झक्कास चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं कौन सी है, जीव विज्ञान का कक्षा 12 का अनसॉल्व पेपर। ठीक ना। तो इसमें आप लोग को देखिए मैं कहाँ तक करा दिया हूँ। सेट वन जो है वन शॉर्ट वीडियो भी पढ़ चुकी है। ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 भी करा चुका हूँ, सेट 6 भी करा चुका हूँ। सबका वन शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। ठीक ना। सेट नंबर 7 हम लोग कर रहे थे, लेकिन आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। देखिए 7460012763। ठीक ना। 74 612 763 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिए और आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए। ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं जो क्वेश्चन बचा है। तो प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग करा चुके हैं, 2 वीडियो बनी उसकी। और प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6, क्रैक वाला बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहले ही हमें जाना पड़ेगा सेट नंबर 4 में। ठीक ना। सेट नंबर 4 में 348 जी जे का प्रश्न नंबर 8 देखिए। तो ये प्रश्न नंबर किस में देखना है, सेट नंबर 4 में चलना है। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है, लेकिन वहाँ पर वो चित्र नहीं बनाना है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बायोगैस संयंत्र। इसमें एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट एवं गोबर की करदम, ठीक ना, करदम जिसको बोलते हैं स्लरी, भरी जाती है। ठीक ना। क्या भरा जाता है, गोबर की करदम भरा जाता है, उसमें पेस्ट भरा जाता है। ठीक है। देखिए करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। ठीक ना। ये जो मतलब गड्ढे टाइप बनाया जाता है, उस पर एक ढक्कन रखा जाता है। ठीक है। ढक्कन रखा जाता है। सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है। ठीक ना। किस में बनती है गैस, टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। ठीक ना। जिससे क्या होता है, ढक्कन जो होता है ऊपर की उठता है, ऊपर के लिए उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है। इसमें क्या होता है, एक निकास द्वार होता है, जिसके द्वारा पाइप आई होती है। ठीक ना। जो एक पाइप से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, एक पाइप से जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। यानी कि जो पाइप लगी होती है, उसी पाइप के द्वारा घर में गैस को लेकर जाया जाता है। ठीक है। उपयोग की गई करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यानी कि जब हम लोग उसको उपयोग कर लेते हैं पूरी तरीके से, जो गैस बनी होती है उस गैस को उपयोग में ला करके, ठीक ना, जो उसमें गोबर सड़ा हुआ गोबर जो बचा रहता है, उस गोबर को हम लोग कहाँ पर, वहाँ वहाँ पर लेकर जाते हैं, कहाँ पर, खेत में लेकर जाते हैं। तो उसके जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक ना। उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। यानी कि जो गांव होते हैं आपके, वहाँ पर भैंस गोरू गाय है, ठीक ना, वहाँ पर इसलिए गोबर जो होता है इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये गोबर गैस, अभी हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है। ठीक ना। तो यही सूक्ष्म जीव का उसमें लिखने लिए कहा था, ये आप पूरा लिख सकते हैं। नहीं तो इधर चलिए हम लोग चित्र, अगर चित्र बनाना है तो यहाँ पर चित्र आप लोग बना सकते हैं। चित्र चित्र बना लीजिएगा। और देखिए चित्र को सर्च कहीं से कर सकते हैं, गूगल भी कर देंगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप चित्र बनाएंगे तो ये भी उसमें लिखना पड़ेगा। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में तथा प्रकाश के लिए किया जाता है। ठीक ना। इसके मतलब उसी में लिख लीजिएगा जो कहा है बायोगैस पर लिखने के लिए। ठीक है। अरे सूक्ष्म जीव पर लिखने के लिए। तो भारतवर्ष में बायोगैस उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्था तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों से हुआ है। ठीक है। इस संयंत्र में मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनॉक्सी जीवाणु सेलुलोस युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं। ठीक है। और उपापचय के फलस्वरूप CO2 और H2 तथा CH4 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा मेथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। इन गैसों को मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। यही गैस इसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। इन गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में प्रयुक्त
प्रमुखतः मेथेन गैस होती है, यानी कि बायोगैस जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा इसको भी उसमें। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये गैस देखिए, ये देखिए बायोगैस वाला हो गया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए, यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। तो यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी क्या है, अंगुली छापी, इसको बोलते हैं अंगुली छापी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंगुली छापी भी बोलते हैं। को सर्वप्रथम एलेक जेफरे, कौन, एलेक जेफरे ने इंग्लैंड की, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक ना, कहाँ पर, इंग्लैंड में की में विकसित किया था। ठीक ना, कहाँ पर किया था, एलेक जेफरे ने कहाँ पर फिंगर प्रिंटिंग कहाँ पर विकसित किया था, तो इंग्लैंड में इसका विकास हुआ था। ठीक है, यानी कि इसकी खोज हुई थी। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। ठीक ना, यही कारण है कि समरूप जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। तो आप देखेंगे किसी का भी फिंगरप्रिंट क्या होता है, मेल नहीं करता है। ठीक है, किसका मेल करेगा, जो जुड़वा बच्चे होंगे उनका फिंगरप्रिंट मेल करता है। ठीक है, छोड़कर किसी, देखिए यहाँ पर यही कारण है कि समरूप जुड़वा को छोड़कर, यानी कि जुड़वा का करता है, किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। प्रत्येक जीवधारी में कैसा, एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक ना, डीएनए के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विभिन्न ऊतकों जैसे कहाँ पर देखिए, खून में पाया जाता है, बाल में, फिर ना पुस्तक में, उसके बाद त्वचा में, अस्थि में, ठीक ना, अस्थि जो हड्डी होती है उसमें, लार में, शुक्राणु में, नाखून आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक ना, जो डीएनए होता है उसका फिंगरप्रिंटिंग अगर निकालेंगे तो कौन कौन सा साबुत हो सकता है, खून, बाल, पुस्तक, और ये देखिए त्वचा है, अस्थि है यानी कि हड्डी होती है, लार है आपका, शुक्राणु है, नाखून है, आदि से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद उपयोग देखिए, अपराध मामलों में जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में, पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में किया जाता है। ठीक ना, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, देखिए जैसे हमारा झगड़ा हो गया तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट, या फिर चोरी हुई है तो वहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का इसमें उपयोग किया जाता है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का ग है, देखिए आदि मानव यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, ठीक ना, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो आदि मानव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन बोलते हैं। ठीक ना, पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आदि मानव प्रारंभिक मानव का इतिहास लगभग 40,000 लाख वर्ष पुराना है। ठीक ना, कितना, 40,000 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, आदि मानव काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि मानव काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रारंभिक मानव झुंड बनाकर जंगल में, यानी कि पहले के जो मानव होते थे वो क्या करते थे, झुंड बनाकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक ना, करता है यानी कि करता है, क्या करता था। ठीक ना, यहाँ पर था रहेगा। प्रारंभिक मानव प्रारंभ में, यानी कि जो पहले के मानव थे वो पहले क्या करते थे, पहले खाना बदोश जीवन व्यतीत कर, यानी कि खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। ठीक है, प्रारंभिक मानव भोजन की तलाश में जंगलों में घूमते थे। जो प्रारंभिक मानव थे, पहले के मानव थे, वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में जंगलों में इधर उधर घूमते थे। और क्या खाते थे पता है, कच्चा मांस खाते थे। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मानव जंगल में रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करते थे। घर नहीं था उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि हम जैसे घर बनाए वैसे घर बना सके। ठीक ना, किसका उपयोग करते थे, गुफाओं का उपयोग करते थे। और जंगलों में जानवरों और कदों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। ठीक ना, ये क्या करते थे, जंगलों में किसका
शिकार करते थे, जो जानवर होते थे उनका शिकार करके भोजन अपना प्राप्त करते थे। उसके बाद प्रारंभिक मानव पानी पीने के लिए नदी, तालाबों और झरनों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रारंभिक पहले के मानव थे किस पर निर्भर थे पानी पीने के लिए? नदी पर थे, तालाब, वहाँ तालाब होता था, ठीक ना, झरना होता था उस पर। ठीक है, और अभी जल्द ही ये सब खत्म हुआ है जी, 10-20 साल, 20-25 साल हो रहा है जो कुआं वहाँ से पानी निकाला जाता था, पानी पिया जाता था। 20-25 साल हो रहा है, 30 साल ये खत्म हुआ है। ठीक है, निर्भर रहते थे और ये जानवरों की खाल और पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़े पहनते थे। ये क्या करते थे, इनका कपड़ा कैसा होता था कि ये जो पेड़ की खाल होती है, ठीक ना, पेड़ की खाल होती है, उसके बाद जो जानवर की खाल हो गई और पेड़ की खाल हो गई या पौधों के पत्तों को क्या करते थे, अपना वस्त्र बना करके, कपड़ा बना करके पहनते थे। ठीक ना, आगे चलते देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ है। प्रश्न नंबर 6 का घ देखिए, सहोपकारिता क्या है? सहोपकारिता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए सहोपकारिता ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें भागीदार दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक ना, सहोपकारिता में क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया है, यह पारस्परिक प्रक्रिया है जिसमें दोनों, जो दो लोग भाग ले रहे हैं तो दोनों प्रजातियों को क्या होगा, लाभ होगा उसमें। ठीक ना, इस संबंध से दोनों ही जीवों को भोजन प्राप्त करने और परभक्षियों से बचाव में मदद मिलती है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, दोनों जीव जो होते हैं अपने आप को मतलब भोजन प्राप्त कर लेंगे और परभक्षियों से क्या होगा, बचाव मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में हम देखिए यहाँ पर लिए हैं, जैसे पहला है, एक कवक और शैवाल के बीच पारस्परिक क्रिया से लाइकेन बनता है। यानी कि जो ये कवक है और शैवाल दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, इनकी पारस्परिक क्रिया से लाइकेन बनता है। ठीक है, इसमें दोनों का लाभ होता है। और देखिए भैंस के पीठ पर बैठा हुआ कौवा, ये अगर भैंस पर पीठ पर बैठना नहीं है यहाँ पर, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें कैसे लाभ होता है, भैंस के पीठ पर बैठा हुआ कौवा, ये जो पीठ पर बैठा हुआ कौवा होता है ना, ये कौवा क्या करता है, भैंस के जो कान में जो खोट होती है उसको खाता है या फिर उसके जो उसको खुजा भी देता है। ठीक है, और ढील उल बीन कर खा जाते हैं, जो जू होते हैं, ढील उसको बोलते हैं, ठीक ना, देहात में, तो उसको भी बीन कर खा जाते हैं। तो ये सब मतलब चीज़ें भैंस को भी लाभ हो गया इसमें और कौवा का भी लाभ हो गया, भैंस का कान साफ हो गया, कौवा का पेट भर गया। तो इसमें देखिए क्या, इसको बोलेंगे सहोपकारिता, दोनों का लाभ होता है इसमें। ठीक है, दोनों का लाभ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहोपकारिता बोलेंगे। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन है, देखिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर विस्तृत विवरण दीजिए। क्या करना है, विस्तृत विवरण देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। किस तरीके से, देखिए पहली पॉइंट है इसमें, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे करके। ठीक ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, पौधों को वृद्धि, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं उनके अवशोषण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक ना, इससे फलस्वरूप इससे फसल उत्पादन की दक्षता बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो फसल होती है उसके उत्पादन की जो दक्षता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, और रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत कम होती है। ठीक ना, इसमें क्या होती है, जो रासायनिक खाद उद हम लोग डालते हैं उनकी ज़रूरतें क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे चले, दूसरा है कीटों और बीमारियों से लड़ना। कीटों और बीमारियों से लड़ना, देखिए सूक्ष्म जीवों में से कुछ कुछ कीटों या अन्य जीवों के परजीवी या रोगजनक होते हैं। इनका इस्तेमाल कीटों और पौधों की बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कीटों और जो बीमारी होती है पौधों में उनसे लड़ने के लिए किया जाता है। ठीक ना, तो कीटों और बीमारियों से लड़ना, ये भी दूसरी पॉइंट हो गई। सूक्ष्म जीवों में से कुछ कीटों या अन्य जीवों के परजीवी या रोगजनक होते हैं। इनका इस्तेमाल कीटों और पौधों की बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है। तीसरी पॉइंट है इसमें, मिट्टी की गुणवत्ता। देखिए मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्म जीव मिट्टी की पोषक गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के जो पोषक गुणवत्ता होती है, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक ना, मिट्टी के गुण को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक ना, और अच्छे बना देते हैं। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है, पर्यावरण को बचाना। देखिए रासायनिक उर्वरकों
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से पर्यावरण प्रदूषण होता है। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है किससे होता है? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से हम लोग को क्या पर्यावरण हम लोग का प्रदूषण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करने से पर्यावरण को नुकसान कम होता है। यानी कि हम लोग अगर सूक्ष्म जीवों के उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होगा। अगर हम लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 7 का अथवा मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। किसका? मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर है जैव प्रौद्योगिकी मानव कल्याण में कई तरह से योगदान होते हैं, योगदान देती हैं। ठीक ना, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है वो मानव कल्याण में कई तरह से क्या करती है? योगदान देती हैं। उसके बाद देखिए कौन कौन है? जैव प्रौद्योगिकी से संक्रामक रोगों की दर कम होती है। जो संक्रामक रोग होती है उनके बढ़ने की दर क्या हो जाती है? कम होती है। और लाखों बच्चों की जान बचती है। इससे क्या होती है? जैव प्रौद्योगिकी से क्या होता है? जो संक्रामक रोग होता है, जो छुआछूत से रोग फैलता है, ठीक ना, उसकी क्या होती है? दर कम होती है, यानी कि बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और लाखों बच्चों की जान इससे बच जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी से बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। जो जैव प्रौद्योगिकी आपका है ना, उससे क्या होता है कि उससे कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी हुई है, उसका भी पता लगाया जा सकता है उसकी मदद से। किससे? जैव प्रौद्योगिकी से। तीसरी पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी से नई फसलें विकसित की जाती है। जो जैव प्रौद्योगिकी होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? नई नई फसलें क्या करते हैं? विकसित करते हैं। ठीक है, नई नई फसलें उसमें विकसित की जाती है। चौथी पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलती है। जैव प्रौद्योगिकी से क्या होता है? हम लोगों को प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलती है। इसमें प्रदूषण क्या होता है? नियंत्रित रहता है, यानी कि एक चरम सीमा पर ही रहता है। ठीक है, एक एक सीमा होती है उसकी, वहीं तक रहता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। बढ़ता है आगे लेकिन बहुत ज़्यादा कर देंगे, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवी पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी से खाद्य पदार्थों को बदलने, पानी का उपचार करने और टिकाऊ सामग्री विकसित करने में मदद मिलती है। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है? जब प्रौद्योगिकी से खाद्य पदार्थ को बदलने, पानी का उपचार करने में और जो टिकाऊ सामग्री है, ठीक है, जो घर की सामग्री होती है जो रखने योग्य, यानी कि कुछ देर रख करके उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी का बहुत मदद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छठी पॉइंट है। छठी पॉइंट ये है कि जैव प्रौद्योगिकी से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है। हम लोग को जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना था, हम लोग बहुत जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिख दिए। तो यहाँ पर छठी पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी के से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है। हम लोग को क्या मिलता है? स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। अगर हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगा। ठीक ना, स्वच्छ ऊर्जा। और सातवीं पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी से फॉरेंसिक साइंस में मदद मिलती है। इसमें देखिए फॉरेंसिक साइंस में भी इसमें मदद मिलती है। ठीक है, किससे? जैव प्रौद्योगिकी से। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, उनकी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और आणविक अनुरूपों को मिलाकर नए उत्पाद और सेवाएं बनाने की तकनीकी है। जो आपका जैव प्रौद्योगिकी है क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, उनकी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और आणविक अनुरूपों को मिलाकर नए उत्पाद और सेवाएं बनाने की तकनीकी है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी में जितना लिखना था मैं इसको बता दिया। अब आपका बचा है प्रश्न नंबर 8 और 9, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक ना, अगर आप लोग देखिए पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है। आपको कई साल का रिवीजन अगर करना है तो पीडीएफ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, पीडीएफ ले करके आप लोग रिवीजन करिए। 7460012763 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और पीडीएफ खरीद लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी तो बिल्कुल ना दबाना छोड़ें, मतलब दबा दीजिए। ठीक ना, थैंक यू, बाय बाय।